Good morning, all. केबल खत्म कर दें, ठीक है। Good गुड morning, मॉर्निंग all. ऑल, आवाज आ आवाज रही आ है रही आप है लोग आप को? लोगों को?
गुड मॉर्निंग ऑल, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आवाज आ रही है सर। चलिए जी, तो अरे पढ़ लीजिए, छोड़िए जो भी हमने है। अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको उस दिन कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, जैसे जीएसटी को डिकोड किया था और इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट समझाए थे। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में समझाया था, आईटीसी। ठीक है, रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है, कि R1 3B क्या होता है, 2A और 2B क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको जीएसटी पोर्टल लॉगिन करता हूँ। आज हम आपको जीएसटी पोर्टल के बारे में समझाऊंगा। मैं जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद जो रिटर्न्स हमारे हैं, जिसके लिए हम लोग जनरली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि तो जो भी रिटर्न्स हमारे हैं जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उन रिटर्न्स के बारे में मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, आज तो सबसे पहले तो हम लोग जो रिटर्न्स हम जब सेल करते हैं, हमारी जब सप्लाई होती है, तो सप्लाई करने के बाद हमें अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। और जो रिटर्न्स फाइल करनी होती है, उसके लिए रिटर्न्स का फॉर्म हमारा कौन सा है, तो जीएसटीआर 1। ठीक है, लेकिन जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट किया है कि वारंटी स्कीम में है, तो उनके लिए हमें अपनी सप्लाई जो है उनको देनी होती है आईएफएफ के अंदर में, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, आईएफएफ में। और जब हम अपना सेल का रिटर्न फाइल कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी टैक्सेबल सेल फाइल हो जाती है और उसमें हमारा आउटपुट टैक्स जो बनता है, ठीक है, वो भी फाइल हो जाता है। अब आउटपुट टैक्स को जो हमें पे करना है, यानी कि सेटल करना है, वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटल करना होता है और साथ में ही हम अपना कैश लेजर के थ्रू पे करेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो आप क्या करते हो? ये जुड़ा एक मैं ओपन कर लेता हूं पेन। ठीक है, देखो अगर हम बात करें सिंपल टर्म में कि जो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, ठीक है, तो जो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, मेरी कौन सी लायबिलिटी, आउटपुट, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, कितना जो अमाउंट होता है उसको हम सेट ऑफ कैसे करते हैं, अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को हम सेटअप जो करते हैं वो दो तरीके से सेटअप करते हैं। एक तो मुझे मेरे पास जो इनपुट पड़ा हुआ है, ठीक है, किससे सेटअप करूंगा, मैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से। और दूसरा जो सेटलमेंट होगा उसके बाद जो बच जाएगा, ठीक है, तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, ठीक है, उसको मैं सेटअप करूंगा किससे, कैश लेजर से। ठीक है, ठीक है, कैश लेजर से। दैट मींस हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउट फॉर्मूला क्या है, सिंपल, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा मेरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कैश लेजर। ठीक है, कैश लेजर के थ्रू जो भी पेमेंट करेंगे, कैश लेजर के थ्रू जो भी पेमेंट करेंगे, या कैश क्रेडिट या कैश लेजर के थ्रू जो भी पेमेंट करेंगे वो बनता है। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कहां डिक्लेयर करते हैं, यहाँ से डिक्लेयर करते हैं। ये कहां से आता है हमारा, जीएसटीआर 1 के थ्रू। ठीक है, या फिर अगर हम आईएफएफ भी फाइल कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आएगा। बेसिकली जीएसटीआर 1 हमारा बनता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आईएफएफ बेसिकली हमारा जो है वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है, एक फॉर्म है, जिसके थ्रू जो हमारा रिसीवर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या गुड्स है, ठीक है, उनको क्या मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो जब हम R1 फाइल करते हैं तो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो क्लेम करना होता है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा आता कहां है, ये हमारा आता है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में। ठीक है, जीएसटीआर 2A और 2B में। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जो भी रिटर्न्स टाइमली फाइल होंगे, यानी कि सामने वाला सप्लायर जो है जिससे आप माल परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो या सर्विस ले रहे हो, अगर वो अपनी R1 या आईएफएफ टाइम से फाइल करता है तो आपको आपका क्रेडिट 2B के अंदर मिलेगा। अदरवाइज टाइम से फाइल नहीं करता, लेट फाइल करेगा, तो आपके सारे परचेज कहां आएंगे, जीएसटीआर 2A में। तो जीएसटीआर 2A तो आपका वो रिटर्न है, वो फॉर्म है जिसके अंदर आपकी सारी परचेजेस आते हैं। ठीक है, और 2B वो फॉर्म है जिसमें जो कि आपका करंट मंथ का, जब हम करंट मंथ यानी टैक्स पीरियड का रिटर्न भरते हैं, उसके अंदर जो हमें क्रेडिट मिलना है वो हमें 2B में आता है। ठीक है, कैश लेजर क्या होती है, तो कैश लेजर वो लेजर है, ठीक है, जहां हम चालान के थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू चालान, ठीक है, थ्रू
चालान, ठीक है, हम क्या लेके आते हैं थ्रू चालान, हम यहाँ पे जीएसटी क्रेडिट लेके आते हैं, जीएसटी, इसको सिंपल करने का सकते हो जीएसटी कैश क्रेडिट लेके आते हैं, ठीक है, थ्रू चालान आप जीएसटी कैश क्रेडिट लेके आते हैं, ठीक है, और जब R1 सामने वाला फाइल किया तो हमारी लायबिलिटी आ गई हमारे पास, उसमें जो भी हमने परचेस किया वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेंगे और जो बचता है उसको कैश लेजर से लेके अपना जीएसटी सेटल करेंगे, ठीक है। तो एवरी मंथ जीएसटी ने क्या, जीएसटी आपको कहती है कि भाई अपनी मुझे सप्लाई बताओ और साथ में अपना इनपुट जब आप अपने सप्लाई डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है, तो मुझे क्या करना, अपनी सप्लाई डिक्लेयर करने के बाद आप मुझे एक रिटर्न देना, कौन सी रिटर्न, जीएसटीआर 3B, ठीक है, जीएसटीआर 3B रिटर्न देना। इस रिटर्न के थ्रू मुझे अपनी क्या करना, ये रिटर्न किस लिए होगी, अपनी टैक्स को सेटल करना, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं यहाँ पे, इसको रिटर्न कह सकते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ अपना सेटलमेंट कर लेते हैं टैक्सेस का कि भाई मुझे आपसे लेना है या मेरा कोई बैलेंस मुझे आपको देना है या मेरे पास ऑलरेडी आपका बैलेंस पड़ा है, ठीक है, मुझे आपसे मतलब मेरे पास कैश, मेरे पास क्रेडिट आपका फॉरवर्ड है मेरा, ठीक है, क्लियर है। अब जब हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो मेरा रिटर्न जो होता है वो कहाँ होता है, सर्विस टैब में होता है, ठीक है, सर्विस टैब के अंदर में आपके पास एक टैब है रिटर्न का, देखो यहाँ पे रिटर्न एक डैशबोर्ड है, क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले रिटर्न डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको व्यू फाइल रिटर्न है, ट्रैक रिटर्न स्टेटस है, ट्रांजैक्शन फॉर्म है, ये एप्लीकेबल नहीं है, आईटीसी के फॉर्म्स है, इनमें कुछ फॉर्म्स यूज होता है, ठीक है, एनुअल रिटर्न्स है, ठीक है, एनुअल फाइलिंग के लिए टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड है, टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, रिटर्न कंप्लायंस एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एवरी मंथ आपको ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कौन बताएगा, किसी को पता है आईएमएस क्या है, आईएमएस क्या होता है, सर इसमें परचेज की बिल दिखती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, ठीक है, परचेज की बिल देती है, ठीक है, देखो जब हमारा एक्ट आया था ना, तो एक्ट में ऐसा लिखा था कि जब हम सामने वाली पार्टी आए जीएसटीआर 1 फाइल करेगी तो रेसिपिएंट के 2A में दिखेगा, उसमें भी 2A था, ठीक है, और 2A में रेसिपिएंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता था टाइम से, भाई मैं 11 तारीख को 18 की डेट है तो 14 तारीख को उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता था कि भाई सामने वाली पार्टी ने जो सप्लाई दी है वो सही है या नहीं दी है, यानी मुझे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई गलत को सामने वाले ने नहीं चढ़ाया, ठीक है, फिर उसको वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, ठीक है, बीच में फिर उसको स्क्रैप कर दिया जाता, बीच में सिंपली R1 फाइल करो, सामने वाले 3B फाइल करते थे, मतलब 3B फाइल करो, काम खत्म होता था, ठीक है, वापस इन्होंने सिस्टम को लेके आए, 2A भी लेके आए, 2B लेके आए, लेकिन 2A और 2B हमारा सिर्फ व्यू है, 2A और 2B क्या है, व्यू है, 2A और 2B के अंदर जब हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम बनाया, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा, उन्होंने बोला कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी का मिलेगा जो आपके 2B में आ रहा है, जो आपके 2B में आ रहा है, और 2B में हम उन्हीं रिटर्न्स को और 2B में उसी क्रेडिट को लेंगे जो एक तो टाइम से फाइल है, ठीक है, टाइम से फाइल है, और जब आपने अपना आईएमएस के अंदर में, आईएमएस के अंदर में जो आपके टैक्स लायबिलिटी आपने कंप्यूट की है, टैक्स लायबिलिटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्यूट किया है, वो हम कहां लेके जाएंगे आपके रिटर्न्स के अंदर 3B में, ठीक है, वो दिखा हुआ है, तो इसमें अब उन्होंने आईएमएस का बहुत बड़ा रोल डाल दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आईएमएस देखो क्या होता है, अगर आप आईएमएस खोलोगे ये वाला एक सिंपल बटन, तो जब आप आईएमएस खोलोगे तो आईएमएस का नाम फुल फॉर्म है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर उन्होंने दो टेबल्स दिए हैं हमें, टेबल 1 है जो हमारी इनवर्ट सप्लाई का टेबल, ठीक है, टेबल 1 क्या है, इनवर्ट सप्लाई है, और टेबल 2 क्या है हमारा आउटवर्ड सप्लाई, यानी जो भी हमने सेल फाइल किया है, ठीक है, जो भी हमने सेल फाइल किया है या हमने रिटर्न के थ्रू फाइल किया या हमने पंच किया, ठीक है, कहीं वो R1 या IF के अंदर में वो सारा आपको यहाँ दिखेगा, और जितनी भी मेरी परचेजेज हो रही है, जो भी मुझे मतलब मेरे जीएसटी पे परचेजेज चढ़ा रहा है, जीएसटी पे मेरी परचेज चढ़ा रहा है, वो सारा इनवर्ट सप्लाई, ठीक है, ये लिखा है
Inward supply dashboard to view and act on import and inward supply reported by your supplier in IFF or GSTR 1, 1A, 5 or 5C. Dashboard to view the status of the outward supply reported based on the action taken by your recipient. ठीक है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने जो सप्लाई चढ़ाई है वो सबसे गलत चढ़ी हो, गलती से चढ़ गई हो, ठीक है, या किसी गलत डिस्टेंस चढ़ गई हो। तो इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, अगर आप उसको व्यू करोगे ना, record where no action taken by the taxpayer will be considered as deemed accepted for the GSTR to be generation. ओके, क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें उन्होंने डाली, ठीक है। एक क्या है, ऑर्डर आईटीसी, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। ये तीन टर्म आपके पास आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। इसके साथ एक एडवाइजरी दी गई है, इस एडवाइजरी को आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम रीड आउट करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, देखिए ठीक है। अब देखो यहाँ बैक कर, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑल अदर आईटीसी, ठीक है, के अंदर यहाँ पे इन्होंने हेड्स डाल दिए सारे, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हेडिंग क्या है, B2B डिवाइसेस, B2B डिवाइसेस अमेंडेड, B2B क्रेडिट, B2B डेबिट नोट, B2B डेबिट नोट अमेंडेड, B2B क्रेडिट नोट, B2B क्रेडिट नोट अमेंडेड, EO डिवाइसेस, ECO डिवाइसेस अमेंडेड। यहाँ अमेंडेड का ये जो क्या है, जो नॉर्मल डिवाइस है, अमेंडेड का मतलब कोई अमेंडमेंट फाइल नहीं है उस डिवाइस के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो नो एक्शन टेकन के अंदर आ रहा है 65 डिवाइसेस, एक्सेप्टेड के अंदर आ रहा है 0, रिजेक्ट के अंदर आ रहा है 0। अब यहाँ पे जब आप इस वाले टैब पे क्लिक करते हो, ठीक है, आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो पूरा IMS को, ठीक है। आपको इधर बाद डाउनलोड रिक्वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे एक इनवॉइस जो भी आपके इनवॉइस सेलर ने, जो भी आपका सप्लायर ने जितने भी अपनी डिटेल चढ़ाई हो, ठीक है, कोई आरआर या IFF फाइल किया हो या आरआर A1 ये फाइल किया हो, वो सारी की सारी इस फॉर्म में आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। सीरियल नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, ठीक है, ट्रेड उसका लीगल नेम या ट्रेड नेम होता है, उसमें इनवॉइस नंबर होता है, यहाँ पे इनवॉइस टाइप क्या होता है, रेगुलर है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए A आ रहा है और यहाँ पे बटन आ रहा है, ठीक है। रिजेक्ट के लिए आ रहा है और पेंडिंग के लिए P आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, स्टेटस इस पे नो एक्शन टेकन है, सोर्स किसके थ्रू फाइल हुआ है, GSTR 1 और IFF के थ्रू है, ठीक है। इनके सोर्स रिटर्न पीरियड है, जिस मंथ में ये रिटर्न फाइल हुआ, ठीक है, उन्होंने फाइल किया, उस रिटर्न के थ्रू आपको ये एंट्री आ रही है, सोर्स स्टेटस ये है, ठीक है। यहाँ फाइल आ रहा है, इनवॉइस डेट क्या है, 2/1/2000 का इनवॉइस है, इनवॉइस अमाउंट है 500 रुपए का इनवॉइस अमाउंट है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इसके अंदर दिल्ली है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2387 रुपए, 73 रुपए 18 पैसे का है, और साथ में आपका क्या लगा हुआ है, तो IGST लगा हुआ है, CGST लगा हुआ है, SGST लगा हुआ है और सेस लगा हुआ है। अब आपको क्या करना होता है इसके अंदर कि IMS में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने इनवॉइसेस को चेक करना है, ठीक है। आपको पास जो इनवॉइसेस है, यानी कि आपको जिसका GST क्रेडिट मिलना है, आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट यहाँ पे चेक करोगे, ईच इनवॉइसेस को चेक करोगे कि ये इनवॉइस जो डिटेल सप्लायर ने फाइल की है वो सप्लायर डिटेल करेक्ट है या नहीं है, ये करेक्ट है या नहीं। और ये काम आपको करना होता है अपने 3D रिटर्न फाइल करने से पहले, अपनी 3D रिटर्न फाइल करने से पहले। जैसे आप चेक करते चले जाते हो तो कुछ आपको लगता है कि ये वाला एंट्री सही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पे एक्सेप्ट कर दोगे, एक करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये एक्सेप्ट कर लिया, लगता है ये एंट्री क्या है मेरी, अभी डाउट है, इसमें मुझे चेक करना है, कोई इंक्रीज मैच करना है, ठीक कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, पेंडिंग हो जाएगा, उसका स्टेटस आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे P हो रहा है, ठीक है। तो आपने आप क्या करोगे, अपने सारे सप्लाईज को यानी कि परचेज को, अपने सारे परचेज को इनके साथ वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद जब पूरा वेरीफाई कर लोगे, सपोज करो मैंने ये पूरा वेरीफाई कर लिया, ठीक है, एक एक करके मैं वेरीफाई करूंगा, ठीक है। या आजकल जो सॉफ्टवेयर भी है, टैली है, टैली आपके परचेज से वेरीफाई कर देगा, ठीक है, कि भाई कितने IMS में आपका आ रहा है, तो पहले से भी आप पूरा वेरीफाई कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
क्योंकि कैसे आप वेरीफाई करोगे कितना परसेंटेज आपका सही आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कौन कौन से इनवॉइसेस हैं जो एरर आ रहा है इसमें, जिसमें आपके डिफरेंस ऑफ अमाउंट है, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन आप जब बना लेते हो इसका, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दो। जैसे मैंने 3 इनवॉइस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 3 जो मैंने स्टेटस डाले थे वो मेरे सेव हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास टैग करता हूँ, अब देखो यहाँ पे आ रहा है कि 3 इनवॉइस का स्टेटस क्या आ रहा है, एक्सेप्टेड, ठीक है। जो भी इनवॉइस एक्सेप्ट कर लोगे ना, जो भी इनवॉइस एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, उन एक्सेप्टेड इनवॉइसेस में अमेंडमेंट फाइल नहीं होती है, ठीक है। उन इनवॉइस में अमेंडमेंट फाइल नहीं होती है, ठीक है। सामने वाला सप्लायर उस बिल को अमेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको सारा हमें लगता है कि हमारा सारा ओके है, ठीक है, मेरे सारे ओके हैं, तो एक बार में मैं क्लिक करूंगा और प्रोसीड करूंगा, ठीक है। और सारे को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, तो एक्सेप्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे सारे क्या होंगे, रिकॉर्ड एक्सेप्टेड हो गए, सारे रिकॉर्ड एक्सेप्टेड हो गए। अब यहाँ पे बैक करो, क्योंकि अब कहाँ से चले गए, ये सारे 65 मेरे एक्सेप्टेड हो गए। अभी भी देखो मेरे पास ये बटन एक्टिव है, कंप्यूट जीएसटीआर 3B फॉर मार्च 25, मार्च 25 के लिए ये बटन मेरा भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सारे इनपुट जो आईटीसी है ना मुझे, वो मेरे सारे कब मिलने वाले हैं, वो मार्च 25 के अंदर, ठीक है। तो अब मैं ये समझ गया, तो ये हमारा है आईएमएस में क्या करना होता है, आईएमएस के अंदर इनवर्ट सप्लाई में क्या करना होता है, हमें अपने जो भी आईटीसी हमने परचेज किया है उसको 3 डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, एक है ऑर्डर आईटीसी, एक है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम द आईएसडी और एक है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी आ रहा है, इम्पोर्ट फ्रॉम गुड्स आ रहा है और ऑर्डर आईटीसी आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि आईएसडी क्या होता है। जिनका मल्टीपल जीएसटी नंबर रहता है उनके लिए रहता है, जिनके मल्टीपल जीएसटी नंबर रहते हैं उनके लिए होता है। और किसी को पता है आईएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएसडी का फुल फॉर्म होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। देखो नाम से पता चल रहा होगा कि ये किस चीज का इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो किसी सर्विस का, किसी सर्विस का। और ये पिक्चर में कब आती है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि सर व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो आप सिंपली बोलोगे सर जहां पे भी, ठीक है, हेड ऑफिस, जहां पे भी हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस के कंसर्न आते हैं, ठीक है, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस कंसर्न आता है, ठीक है। ब्रांच ऑफिस पिक्चर में आती है तो वहां पे आईएसडी पिक्चर में आ सकता है। कैसे आता है आईएसडी पिक्चर में, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूटर वो पर्सन होता है जो अपने सर्विस, जो इनपुट जो हमारा सर्विस रिसीव हो रहा है उस पे जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, जो हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं उस पे जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं, यानी पे कर रहे हैं तो ये है इनपुट, ठीक है। उनको हम अपने सेल्स ब्रांच, जहां से मेरी सेल एग्जीक्यूट हो रही है, जहां से मेरी सेल एग्जीक्यूट हो रही है, वहां पे लोकेट कर पाए, वहां पे लोकेट कर पाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ऑयल इंडस्ट्री मान लो, ठीक है, आप मान लो ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री में मान लो हमने बोला कि भैया इंडियन ऑयल, अब इंडियन ऑयल का हमने बोला कि एक हेड ऑफिस है, इंडियन ऑयल का एक हेड ऑफिस है, ठीक है, जो कि कहां पे है, मान लो हेड ऑफिस कहां है, तो हेड ऑफिस है हमारा मान लो दिल्ली में, ठीक है। ये क्या है इसका दिल्ली एक्सओ है। अब जितने भी दिल्ली एक्सओ पे क्या होता है, आपके ऑडिट के बिल, ठीक है, रिसर्च के बिल, ठीक है, समझ गए। उसके अलावा अदर सर्विसेज, जो भी कुछ अदर सर्विसेज है, ठीक है, अदर सर्विसेज, ऑडिट हो गया, रिसर्च हो गया,
अदर सर्विसेज हो गया, कोई उसने नया इनोवेशन पे काम किया, कुछ भी काम किया जहाँ पे हेड ऑफिस जो पर्सन जो है बिल जो करता है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को करता है, डायरेक्टली हेड ऑफिस को करता है। हेड ऑफिस के पास क्या होता है, बहुत सारा इनपुट इकट्ठा हो जाता है। हेड ऑफिस के पास क्या होता है, बहुत सारा इनपुट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो जब बिल हो रहा है सारा हेड ऑफिस बिल हो रहा है। ठीक है, अब इंडियन ऑयल के बहुत सारे ब्रांचेज है, अलग अलग स्टेट में उनके डिपो है। ठीक है, और डिपो से वो क्या करते हैं, अपने रेस्पेक्टिव पेट्रोल पंप पे ट्रांसफर करते हैं। तो सेल्स पॉइंट कौन से है, सेल पॉइंट कौन से है जहां से वो सेल हो रहा है। डिपो क्या है, डिपो एक सेल पॉइंट है। ठीक है, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप उनके सेल पॉइंट है। तो सेल पॉइंट में तो जीएसटी सेल हो रहा है और वहां से कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर लायबिलिटी है, वहां पे क्या आ रही है, लायबिलिटी आ रही है। लेकिन हेड ऑफिस से कुछ भी बिल नहीं हो रहा। हेड ऑफिस से क्या हो रहा है, कोई भी इनवॉइसिंग नहीं हो रही। हेड ऑफिस में क्या रिसीव हो रहा है, सिर्फ इनपुट सर्विस रिसीव हो रहा है, यानी कि सर्विस रिसीव हो रहा है और हेड ऑफिस उस पे जीएसटी पे कर रहा है और उसको बहुत सारा इनपुट रिसीव हो रहा है जीएसटी का। तो हेड ऑफिस क्या करेगी, अपना एक रजिस्ट्रेशन लेगी, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलता है जिसे बोलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए इनपुट डीलर, आईएसडी। इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो यहाँ होता है, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और उसका जो रिटर्न फाइल करना होता है वो पूरे उनको अलग फाइल होता है, जीएसटीआर अलग होता है। ठीक है, तो अगर रजिस्टर में जब जाएंगे ना तो यहाँ पे आईएम टैक्स पेयर, ठीक है, यहाँ पे आता है ना, जब जाओगे नीचे ना आईएम टैक्स पेयर है। ठीक है, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर। यहाँ पे टैक्स क्लियर करने के बाद ना जब नेक्स्ट पेज में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है। ठीक है, कि हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे ले रहे हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ले रहे हैं, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन है। तो आईएसडी के जब रजिस्ट्रेशन लेंगे तो हमें वो अलग से पोर्टल में देंगे कि यहाँ से हम अपने डिफरेंट जितने भी डिफरेंट जीएसटी नंबर है मेरे पास, मेरे यानी मेरे जो सेल पॉइंट है जहाँ से मेरा सेल कटता है, सेल कट रहा है और उनके पास इनपुट कम है, तो मैं अपने हेड ऑफिस से क्या करूंगा, इनपुट ट्रांसफर कर दूंगा। हेड ऑफिस से क्या करूंगा, इनपुट ट्रांसफर करूंगा। किसी से इनपुट ट्रांसफर करूंगा, जो भी मुझे इनपुट रिसीव हुआ है सर्विस के ऊपर में, उसको ट्रांसफर कर दूंगा रेस्पेक्टिव ब्रांचेस को। तो यही चीज यहाँ आती है, यही चीज हमें यहाँ मिलती है कि जो भी हमें इनपुट रिसीव हुआ है आईएसडी से, आईएसडी के थ्रू उनके इनवॉइसेस यहाँ आएंगे और मुझे यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से जब मैं बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता हूँ, बाहर से मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूँ, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जब मैं जीएसटी पे करूंगा, ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे मैं जैसे आईजीएसटी पे करूंगा उसकी इनवॉइसेस भी आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, और आप वहाँ से इसको एक्सेप्ट करोगे और एक्सेप्ट करके सेव कर दोगे। सेव करने के बाद जब आप मार्च की R1 फाइल कर दोगे, जब पूरा मार्च हमारा टैक्स पीरियड है तो मार्च की R1 फाइल कर दोगे, तो यहाँ पे आएगा कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी। और ये कब आएगा, 14 तारीख के बाद मिलेगा, 14 तारीख के बाद मिलेगा, 13 तारीख के बाद मिलेगा। जब मेरे पास सामने वाली पार्टी ने R1 फाइल कर दिया और मेरे क्या हुए 3 फाइल कर लिया। अभी मैंने क्या किया, इन 65 रिकॉर्ड्स को सेव करके रख लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि जो सामने वाले ने फाइल किया वो करेक्ट है। ठीक है, और मुझे इसका क्रेडिट अब मिलना चाहिए। ठीक है, अब बैक आते हैं तो आईएमएस के अंदर इनवर्ट सप्लाई क्या होती है, आईएमएस के अंदर इनवर्ट सप्लाई वो सपोर्ट होती है। जो भी मैंने सप्लाई परचेज की है वहां से मैं उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग स्टेटस पे जा सकता हूं कि मैं मेरे से प्राइमरी डिटेल्स सही फाइल की है या नहीं फाइल की है। एक बार मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो फिर मैं उस पे चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब आईएमएस सप्लाई की पहले ये बोलने से साथ आउटपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई के अंदर क्या होगा, आपने जो भी सेल किया है रिटर्न्स के थ्रू, अब आप यहां पे स्टेटमेंट को सिलेक्ट करोगे फाइनेंशियल, फिर सपोज करो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं R1 जनवरी का और ये R1 आ रहा है, इसको सर्च करता हूं तो यहां दिखता है मेरे को, देखो जी 4A में 4B में टेबल नंबर टेबल में मैंने एक रिकॉर्ड चढ़ाया है। ठीक है, और ये मैंने इस कंपनी को एओ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को, ठीक है, बिल किया है इतने रुपीस का। ठीक है, और इसके ऊपर अभी कोई एक्शन टेकन नहीं हुआ, यानी सामने वाली पार्टी ने एओ सॉफ्टवेयर में कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सामने वाली पार्टी ने किन किन बिल पे एक्शन लिए हैं और किन किन बिल पे एक्शन नहीं लिए। ठीक है, तो एओ सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अपना रिटर्न खोलेगा और वहाँ आईएस खोलेगा, वहाँ पे इनवर्ट सप्लाई में जा रहा हो वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आप अपने ईच मंथ के इनवॉइसेस के ऊपर में, ठीक है, ईच मंथ के ऊपर में
ठीक है, यहाँ पे इस मंथ में जो भी मंथ चाहोगे उस मंथ से आप यहाँ पे सिस्टम में जाते हो और यहाँ पे सिस्टम में जाकर आर्ट करते हो। ठीक है, यहाँ देखो पार्टमेंट 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं B2B में और यहाँ पे अगेन तीन कंपनियों को दिखाते हैं। ठीक है, और इनके एक्शन यहाँ पे देखिए ये क्या है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और इन दोनों ने भी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, एक तो इनको कटा और एक इन दोनों इनवॉइस को कटे हैं, इन दोनों ने अभी तक इसको एक्सेप्ट तक नहीं करा। ठीक है, क्लियर है? तो आईएमएस समझ गया आप लोग, आईएमएस क्या होता है? आईएमएस के थ्रू अपनी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जो सप्लाई रिसीव हो रही है उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट या पेंडिंग स्टेट में डालते हैं और आउटवर्ड सप्लाई में ये देखते हैं कि हमने जो इनवॉइस कराया है उनमें सामने वाली पार्टी ने इसे एक्सेप्ट किया या इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और अपनी ई सारी इनवॉइसेस भी जान सकते हो कि भाई पूरे साल में मैंने कौन से इनवॉइसेस फाइल किए हुए हैं। ठीक है, अपनी इनवॉइस की पूरी डिटेल आपको आईएमएस के थ्रू मिल जाएगी, परचेज की भी और सेल की भी। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा हूं, एडवाइस पे आते हैं। आईएमएस डैशबोर्ड इनवर्ट सप्लाई, it is a pool of all inward supply excluding RCM supply, and supply where ITC is not eligible due to point of supply rule, place of supply rule, which are reported by ठीक है supplier through IFF, GSTR 1, 1A, 5 and 6 and BOE reported on the IC gate of the taxpayer himself. Record will flow to this dashboard at a time of saving of record by the supplier in respective forms like IFF. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि सप्लायर रिटर्न फाइल किया तभी आपको दिखेगा। सप्लायर ने अपने R1 या IFF के अंदर रिकॉर्ड डाल भी दिया, रिटर्न फाइल नहीं भी किया है तो भी आपको यहाँ पे डिटेल दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे स्टेटस आएगा नॉट फाइंड। ठीक है, इनवॉइस और डेबिट नोट वेयर द सप्लायर इज शेयर्ड इन द प्लेस ऑफ सप्लायर। ठीक है, इन द सेम स्टेट व्हाइल स्टेटेड इन द अदर स्टेट, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ सप्लाई रूल कह रहा है वो कौन से नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पे, जहाँ पे इनवॉइस और डेबिट नोट वेयर द सप्लायर GSTR number and the place of supply in the same state while recipient in the other state। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि सप्लायर और सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में है रजिस्टर्ड, लेकिन जब जहाँ पे जो माल जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स जा रही है वो किसी दूसरे स्टेट्स में है। ठीक है, तो उसमें नहीं दिखेगा। ये मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझाऊंगा, बड़े से समझ में आएगा आपको किसका क्रेडिट मिलता है किसका क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, फॉलोइंग थ्री टाइप ऑफ एक्शन आर एडवाइजेबल अवेलेबल ऑन द आईएमएस बोर्ड। पहला एक्सेप्ट, to accept the record, accepted record will become a part of ITC available. Accepted record become part of the ITC available section of the respective GSTR 3B based on the existing GSTR 2B rule. ITC of accepted record will auto-populated in the GSTR 3B. To reject the record, reject record will become a part ITC rejected section of the respective GSTR 2B based on the existing GSTR 2B rule. ITC rejected will not be auto-populated in the GSTR 3B. Pending to keep the record on hold, pending record will not be part of the GSTR 2B and GSTR 3B. Such record will remain on the ISMS dashboard till the time it is accepted or rejected. Key point: deemed accepted of the record. ठीक है, deemed accepted कब हो जाएगा? A record will be considered deemed accepted in case no action is taken on such record. ठीक है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो आपके वो deemed accepted मान लेंगे। आप जब 3B फाइल करोगे अपनी तो deemed accepted हो जाएगा उस मंथ में। The means a taxpayer are not required to take action on all records available in the IMS. Mainly they have to take reject or pending action only, and remaining record will automatically consider as a deemed accept। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि हम सारे रिकॉर्ड को एक्सेप्ट ना करके हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे रिजेक्टेड जिसको हमने चेक किया जैसे कि कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसे रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या उसे पेंडिंग कर दे। ठीक है, उनके अलावा जितने भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्ट हो जाएंगे जब अपना 3B फाइल करेंगे। अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। The following type of record pending action will not be available. For the following type of record pending action will not be available where credit note other than
downward amended credit notes where original credit note is accepted and respective D3B is also filed. तो क्रेडिट नोट जो होगा, ठीक है, वो किस केस में आप उसको पेंडिंग नहीं रख सकते, ठीक है, जहां पे क्रेडिट नोट अदर देन डाउनवर्ड अमेंडेड क्रेडिट नोट where the original credit note is accepted and respective GST 3 is filed. कि हमने फर्दर एक क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है, जो कि आपके ओरिजिनल क्रेडिट नोट से लेस वैल्यू रखता था, ठीक है। दूसरा है डाउनवर्ड अमेंडेड इनवॉइसेस डेबिट नोट वेयर द ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट इज एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टिव FCU 3B इज आल्सो फाइल्ड। यहां पे आप रिवर्स जा रहे हो, ठीक है। डेबिट नोट कब इशू करते हैं हम डेबिट नोट कब इशू करते हैं जब हमें अपनी जो भी इनपुट है, हम जब कब इशू करते हैं जब अपने जो सप्लाई एजेंसी है उसमें एडिशनल टैक्स को डिमांड कर रहे हैं, एडिशनल अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं, तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं। क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं जब अपना सेल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो जब हमें सेल्स रिटर्न होके आती है तो अपने क्रेडिट नोट इशू करते हैं। और साथ में जब हमें अपने सेल्स जो भी हमने सेल का इनवॉइस जनरेट किया है उसमें अगर वैल्यू कम लेनी है, ठीक है, ये उसमें आपका जीएसटी अमाउंट को कम कर देना है, ठीक है, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। डाउनवर्ड अमेंडेड DOE IIPG says that the original DOE is accepted and the respective GST is also filed. यानी कि डाउनग्रेड अपग्रेड वाले केसेस में आप पेंडिंग स्टेटस नहीं रख सकते। For the following type of record, reject action will not be available where the bill of entry IIPG of the amendment record, bill of entry IMP SZ ये बेसिकली एक्सपोर्ट की केस में होता है, ठीक है। All the accepted, deemed accepted, rejected record will move out of the IMS dashboard at the time of filing of the respective 3B. Pending record will remain on the IMS dashboard and these records can be accepted or rejected in the future. Record will flow here at the time of saving only and the record can take and taxpayer can take action on such record, but for following such record, GST 2B and 3B, filing a status of supplier return where the record is same must be filed. मैंने बताया आपको supplier ने चढ़ा दिया, आपने अभी रिटर्न फाइल नहीं करी है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी supplier ने रिटर्न फाइल नहीं करी है, अपनी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका वो 3B में नहीं जाएगा, ठीक है, 3B में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर भी आपका 3B में वो नहीं आएगा इनकम टैक्स रेट में, क्योंकि उसके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं करा, ठीक है। ऑल्सो इन केस ऑफ एनी चेंज इन द सेम रिकॉर्ड बाय द सप्लायर सिस्टम विल रीसेट एंड द स्टेटस ऑफ सिस्टम विल रीसेट द स्टेटस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। On 14th of subsequent month, GST 2B will generated by the system considering the action taken by the taxpayer on the IMS dashboard. Now taxpayers are allowed to recompute their GST 2B based on their action on the IMS dashboard till the time of filing their GST respective GST 3B. It is mandatory to recompute GST 2B for IMS dashboard in case of any changes in the action already taken on the concerned record. GST 2B will be the situation now. System will generate GST 2B for the of the return period only if the GST 3B of the previous return is filed. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। GST 2B में ये सब कुछ कहानी किसकी है? कहानी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की। डिपार्टमेंट हमें ये कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम इसी चीज का देंगे, यानी कि अपनी आउटपुट लायबिलिटी को सेटल जब आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से करोगे, ठीक है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी का देंगे, एक तो जो आपके 2B में आ रहा है, ठीक है, यानी कि अपने 2B की लायबिलिटी को कंप्यूट करो, ठीक है, और 2B में जो रिकॉर्ड्स आपके आ रहे होंगे उसी का हम आपको क्रेडिट देंगे, आगे अदर क्रेडिट आपको फिर नहीं मिलेगा अगर आपका 2B में नहीं आया, ठीक है। और आपको यहाँ पे कोई भी आपकी डिस्क्रिपेंसी आती है, आपको सप्लायर को इंटीमेट भी करना है, और इंटीमेट कैसे आप करोगे? इनवर्ट सप्लाई में एक्शंस के थ्रू, यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो या फिर आप उसे पेंडिंग रख सकते हो। रिजेक्ट और पेंडिंग के कैसे आपने रख दिया तो आपकी कंप्यूटेशन में नहीं आएगा 2B में, ठीक है, और आपका सप्लायर फिर उसको रेक्टिफाई करेगा और फिर उसको आप वो रेक्टिफाई करेगा, तब आपको अपने रिस्पेक्टिव आईएमएस में वापस से आएगा और उसको आप एक्सेप्ट कर लेना और आपको क्रेडिट उस मंथ में मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आईएमएस को, तो इसको आपको समझना था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया आपको क्योंकि सारी कहानी इसके थ्रू ही हो गई है, ठीक है।
अब यहाँ पे जब आप रिटर्न्स पे आओगे, मैं तो रिटर्न्स डैशबोर्ड पे चलता हूँ, प्रैक्टिस करो यार, किताब में प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे चलो, सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूँ। आइए समझ गया आप लोगों ने, किसी को कोई क्वेरी है इसके अंदर में पूछ लो। हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी है इसके अंदर? जी सर। सर एक डाउट था सर, जैसे सर कोई इनवॉइस है वो जनवरी में भेजी हुई है सर, हमारे हमारे उसमें आईएमएस में दिख रहा है सर। अगर किसी कारणवश वो मुझे सस्पेक्ट लग रहा है सर कि इसका इनपुट मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर मैं सर उसको पेंडिंग में डाल देता हूँ और मार्च में उसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो उसकी आईटीसी मार्च में मिलेगी सर मुझे। बिल्कुल मार्च, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा ये अभी ये अब 24-25 चल रहा है, ये क्वार्टर 4 में है, क्योंकि क्वार्टर 4 के अंदर ये मान लो जनवरी करता हूँ, मान लो जनवरी करता हूँ, तो जनवरी में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आईएफएफ का ऑप्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये जो जीएसटी नंबर ओपन किया है, इसमें ऑप्शन क्या सेलेक्ट कर रखा है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, क्यूआरएमटी, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे अपनी R1 और 3B क्वार्टरली फाइल करेंगे, लेकिन पेमेंट मंथली करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ यहाँ पे जो ये फैसिलिटी है, हमें क्यूआरएमटी है, लेकिन हमें गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपनी जो B2B सप्लाई होगी, आपको जो अपनी B2B सप्लाई होगी, उसकी डिटेल आपको 13 तारीख से पहले डालनी है। 13 तारीख तक आपको डालनी है। इसके अंदर में आईएफएफ के अंदर, इसके अंदर डालोगे आईएफएफ के अंदर, तो यहाँ पे ओपन करोगे और इसके अंदर ये सिर्फ 3 टेबल की इनवॉइस है, ठीक है। ये 3 टेबल आता है पहले, एक आता है आपका जहाँ पे अपनी सारी B2B सेल्स चलाते हो, एक यहाँ पे चलाते हो क्रेडिट नोट डेबिट नोट, और एक चलाते हो सप्लाई अंडर सेक्शन 95 डिटेल ऑफ द सप्लाई मेड टू द ई-कॉमर्स पोर्टल और यूज द ई-कॉमर्स पोर्टल इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सेक्शन 5 ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट, ठीक है। ये आपको मैं पूरा सेक्शन समझाऊंगा, पहले एक बार टेबल समझोगे तब मैं आपको ये सारा टेबल समझाऊंगा। तो इसके अंदर ये टेबल है, टेबल में मुझे सीखोगे कि वो इनवॉइस की डिटेल डालनी है, जहाँ पे मैंने सप्लाई जो एग्जीक्यूट करी है वो किसको करी है, B2B को करी है, यानी सामने वाला पर्सन को अपनी जीएसटी नंबर है, ताकि उसको क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। और यहाँ से हम अमेंड करते हैं, यानी कि अमेंड इसी के इनवॉइस में ये प्रीवियस इसके प्रीवियस की इनवॉइस इसी को करंट में नहीं, प्रीवियस मैंने किसी भी इनवॉइस में अमेंड करना है, यहाँ पे आते हैं और इसमें यहाँ करते हैं और इसके लिए यहाँ करते हैं। तो बेसिकली आपको R1 तो नहीं मिलेगा, जब अपनी क्यूआरएमटी स्कीम ऑफ की है तो आपको R1 फाइल करने के लिए पहले 2 महीने नहीं मिले, जैसे जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, याद है फरवरी में आईएफएफ आ रहा है, इनवॉइस पब्लिशिंग फैसिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं मार्च मंथ में जाता हूँ, क्योंकि मार्च का आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अप्रैल में पहुंच गए, तो यहाँ पे देखो आगे क्या क्या मेरे पास आया, डिटेल ऑफ द आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटीआर 1 क्वार्टरली, ऑटो ड्राफ्ट आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर जीएसटीआर 2B क्वार्टरली व्यू, क्वार्टरली व्यू है, क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 3B क्वार्टरली, ऑटो ड्राफ्ट फॉर व्यू ओनली, फॉर व्यू ओनली जीएसटीआर 2B। ये दोनों क्या है हमारे व्यू है, ये दोनों क्या है हमारे सिर्फ व्यू है, 2B भी व्यू है 2A भी व्यू है, लेकिन इन दोनों में क्या है प्रिपेयर ऑनलाइन, यानी कि ये दोनों रिटर्न हमारे ऑनलाइन प्रिपेयर करना है। यहाँ से क्या डालते हैं अपनी सप्लाई और यहाँ से क्या डालते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी, पहले तो ये वाला फाइल करेंगे तभी मुझे ये वाला फाइल करने मिलेगा। तो R1 जाऊंगा मैं, ठीक है, R1 जाएंगे, ये देखो ये R1, यहाँ पे R1 के लिए आप अपने साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टेबल हमारे R1 के हैं, ठीक है। और R1 से रिलेटेड इन्हीं टेबल्स में जो टेबल्स यहाँ दिए गए हैं, इनमें हम प्रीवियस रिटर्न्स में कुछ गलतियाँ कर रखी हैं, तो उसे हम यहाँ अमेंडमेंट के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। करेंट में तो ये रेक्टिफाई कर लेंगे, करंट की वैल्यू का करेगा, ठीक है।
अगर हमने जो भी रिटर्न्स फाइल कर रखा है उन इनवॉइसेस में या इनवॉइसेस के अगेंस्ट में जो भी अमेंडमेंट फाइल कर रहे हैं तो अमेंडमेंट मिलेगा यहाँ से फाइल, ठीक है। तो R1 के अंदर यही है, अब इनवॉइसेस ये और डीडीएस इनवॉइसेस में अमेंडमेंट फाइल कर रहे हैं तो ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा एक एक करके टेबल्स के अंदर डिटेल्स को इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद जनरेट समरी करते हैं, जनरेट समरी करते हैं। जब जनरेट समरी करेंगे, ठीक है, इसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि प्रोसीडिंग फाइल समरी करके करेंगे तो आपको ये पूरी इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से दिखाएगा जहां पे आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक एक इनवॉइसेस कोड के अंदर आपने क्या इनवॉइस है, ये भी फाइल में डेटा दीजिए, ठीक है। कोड बी में क्या किया, फाइल में क्या किया, सिक्स में क्या किया, ऐसे किया ना, टोटल आपकी R1 की समरी यहाँ बताएगा और नीचे में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बताता है, आपकी आरसी में सब बताता है। नीचे में आपको बताता है टोटल लायबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज, ठीक है। इस बार फाइल स्टेटमेंट क्लिक करके फाइल कर सकते हैं। अगर आपको R1 मेल रिलेटेड फाइल करनी है, कोई सेल नहीं है, ठीक है, आप कोई भी सेल नहीं हो रहा, आपने पीछे आईएफएफ में कुछ फाइल नहीं किया हुआ, क्योंकि आईएफएफ में फाइल नहीं किया हुआ तो फाइल बिल वाले पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो एज यू फाइल ठीक है। हमने आईएफएफ फाइल किया है कि ये लिंक अलाउड करेगा, अदरवाइज ये लिंक अलाउड कर देगा वो और सीधा जाके आप इसको प्रोसेस फाइल कर फाइल कर सकते हो, नीड रिलेटेड फाइल हो जाएगी, ठीक है। अरे लोग ही वही सब मिल रहा है। 3V के अंदर अगर बात करें फालतू तो 3V रिटर्न्स में मेरे पास as you have not filed register one of the selected period please file a same for only 3VQ, ठीक है। 3V को 3V ले लेंगे। अभी मुझे यहाँ पे हमने फाइल नहीं किया है अभी आगे, इसलिए मुझे 3V फाइल नहीं कर देगा, 3V फाइल को ऊपर ही कर देगा। मैं प्रीवियस मंथ का दिखाता हूँ, प्रीवियस क्वार्टर का 3V कैसा होता है। ये व्यू करोगे सब बेकार है क्या है नहीं, क्या हम लोग शुरू कर चलो होगा सब याद है। ये मैंने 3V है, व्यू 3V करो। 3V के अंदर ये टेबल है, पहले तो ये आएगा आपके तक पहले कि भैया 3V के अंदर आपका R1 और फाइल है, तो छोटे समरी जनरेटेड है, रिवर्स चार्ज की बिक्री 2V के थ्रू जनरेटेड है और ये भी बनेगा, ओके करो। अरे ठीक है उस यहाँ पे टेबल्स 3V के अंदर टोटल हमारे पास 7 टेबल होते हैं। टेबल 1 जो कहता है वो हमारा सेल का होता है, यानी कि जो R1 फाइल करोगे ना, R1 से आपकी सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद है। अभी क्या लेना देना R1 से जो भी आपने सेल फाइल किया R1 में वो ऑटोमेटिकली आपके 3.1 में ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। फिर आपकी सप्लाई थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जो सेक्शन 9 सेक्शन 5 है, उसके थ्रू जो सेल है वो यहाँ देगी। इंटर स्टेट सप्लाई है अगर आपकी, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है। डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपनी होल्डर, ठीक है, ठीक है। उनके ऊपर जो सेल है वो आपको यहाँ दिखेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपकी एलिजिबल आईटीसी यहाँ दिखेगी, ठीक है। जो भी आईटीसी आपको एलिजिबल आता है उसको और करोगे ये सारा आपको इस तरह से दिखता है, ठीक है। लौड़ा पैक हो गया। फिर आपकी एग्जेम्प्टेड और नील जीएसटी सप्लाई आपको यहाँ पे डालनी होती है कि अगर आपकी कोई भी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, नील रिलेटेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड की कैलकुलेशन यहाँ होती है, ठीक है। अगर कोई हमने इंटरेस्ट पे करना है, लेट फीस पे करनी है तो इसकी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे आएगी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है प्रीवियस रिटर्न फाइल से, ठीक है। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस इसको आपने पहले कैसे करा है पूरी लेजर आते हैं यहाँ पे कि आपने लायबिलिटी जो कंपनी की R1 की इसको आपने कैसे पे करा है वो सारा आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने कहा पेड थ्रू द क्रेडिट द थाउजेंड बैलेंस लायबिलिटी पेड लायबिलिटी, ठीक है, पेड थ्रू कैश एक्टिविटी। तो ये आपका बेसिकली ये टेबल्स है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, पहले मैं R1 कराऊंगा क्योंकि R1 का टाइम है, ठीक है। मैं आपको R1 कराऊंगा
R1 के अंदर हम पहले किसी कंपनी के डेटा को किसी कंपनी के डेटा के थ्रू ठीक है, मेरी जो भी कंपनी है उस कंपनी के डेटा के थ्रू मैं R1 पूरा कंप्यूट करूंगा, ठीक है। कंप्यूट करके इस पूरे R1 को प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट की भी सेल होगी, हमारी B2C सप्लाई की होगी और B2B सप्लाई होगी, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा B2B के बारे में जान लेंगे, B2C के बारे में जान लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसको R1 फाइल करेंगे। R1 के बाद हम IFF फाइल करेंगे, ठीक है। IFF फाइल करेंगे, IFF तो आएगा ही मार्च के महीने में हमारे पास, ठीक है। कि ये मार्च के महीने में R1 में जाएंगे, IFF हमारा अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में ही जा सकते हैं, ठीक है। IFF में डिटेल बता दूंगा कि कैसे डालते हैं, क्योंकि अप्रैल का IFF भर सकते हैं अभी, ठीक है। मतलब डिटेल डाल सकते हैं, ऊपर हो जाएगा शेड पे जाओगे, ठीक है। तो ये आ रहा है ऊपर यहाँ ऊपर करके डिटेल में डाल के आपको मैं ऐसे बता दूंगा। और फिर 20 तारीख के बाद मतलब 14 तारीख के बाद की जो हमारी क्लास होगी वो 3D के ऊपर हो जाएगी, इसलिए हम 3D को फाइल करेंगे। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि 2A 2B में क्या चीज आई, क्या आई और क्या नहीं आई, ठीक है। मतलब जिन टाइपों के 2A में क्या आया और 2B में क्या आता है और B के थ्रू हम IMS वगैरह। तो अभी सही टाइम पे क्लास ले रहे हैं, यहाँ से हम अपनी आराम से पूरी 20 तारीख तक 3D R1 ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो क्लास होगी पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, लाइव जो डेटा होगा क्लाइंट्स का उन क्लाइंट्स के डेटा से हम आपको करेंगे। कोई क्वेरी है तो फटाफट पूछिए, 2 मिनट का टाइम है। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, मेरा एक डाउट है। एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ, मुंबई में हूँ नहीं, तो मेरा बिल बनाना था। मतलब मेरे एक मतलब कलीग ने बना दिया था, तो मेरा बिल नंबर 175 चल रहा था। तो उसने क्या किया, 175 डाल दिया, फिर उसके आगे से कंटिन्यू कर दिया 175। तो अभी मैं R1 फाइल करूंगी तो मैं जो बिल नंबर एक्चुअली उसने डाला 175 वो डालूं या फिर 17 क्या डालूं मैं R1 में? आपने क्या किया, 175 1 करके से आगे 176 कर दिया? नहीं सर, उसने मतलब बिल नंबर डाला 175 फिर नेक्स्ट बिलिंग बनाई 175 के नंबर से। अच्छा, यानी कि दो इनवॉइस आपके चले गए 175 पे। यस सर, टोटल 175 पे कितने इनवॉइस है? 175 का सिंगल इनवॉइस है, वो जो मिस्टेक डाला था। अच्छा, देखिए मेरा ना 174 तक मैं बना के आई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट बिलिंग बननी चाहिए थी 175। तो मैनुअली उसने कैसे मैनुअली डाल दिया 175 1751 डाल दिया, फिर वो बिल तो चला गया। फिर नेक्स्ट बिल उसने कैसा किया 176 बना था, तो मैं उसको 175 एडिट कर सकती थी। उसने क्या किया 175 ही डाल दिया नेक्स्ट बिल में भी। तो अभी मैं उसके बाद कितने में? ये दो बिल, उसके बाद में भी 3-4 बिल और बना हुआ है। तो आप क्या करो ना, मैं बताता हूँ। आप Yes, sir. बिल या तो इस बिल को कैंसिल करो, चढ़ा दिया टोटल पे है ना? नहीं, अभी तक टोटल पे नहीं चढ़ा है। क्योंकि आपने 175 1 नहीं किया ना, 175 1 कर दिया ना। यस सर, 175 1 1751 1751 तो आप इसको ऐसे करना, मैं बताता हूँ। आपने ये 175 बिल्कुल कैंसिल कर देना, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है। और इसकी जगह आप ना या तो आप इसको क्या करो कि जो सेम डेट पे जो कभी आप ये बिलिंग इनवॉइस आपको कोई दे दीजिए, मैनुअली रखनी पड़ेगी। और ये रिकॉर्ड आपको रखनी पड़ेगी, टैली में चेंज नहीं कर सकते हो, अगर टैली में ऑटो इनवॉइसिंग है तो चेंज नहीं कर पाओगे टैली में, ठीक है? या कहीं भी सॉफ्टवेयर में ऑटो इनवॉइसिंग है तो चेंज नहीं कर पाओगे। अगर ऑटो इनवॉइसिंग ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करो 175 के को तो रहने दो, वो जिस पर्सन को गया है, और दूसरे पर्सन को 125 ए इशू करो। ओके, तो जीएसटी R1 में भी मैं वही डालूंगी ना? जीएसटी R1 में 175 ए डालना, ओके सर, ठीक है? 7 जिसका 175 है वो 75 में चला जाएगा और 75 ए के साथ जिसको दिया है उसको चला जाएगा। ओके, यस सर, चीज खराब नहीं है, ठीक है? और जो 175 है उसको कैंसिल कर देना। हाँ सर, वो मैं कैंसिल कर दूंगी। चलो ठीक है, चलो मैं आज इतनी क्वेरी ले पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है?
So have a good day to all. ठीक है, see you in the next class. Thank you, sir. छुधर छुधर साला छुधर छुधर। अभी हम मेंस करेंगे, मेंस। घर बनाओ, नौकरी दो, लूटेगा रे लूटेगा। सोच रहे हैं क्यों हवाई जहाज खेलेंगे। अरे खिलाओ रे आज है कल की जाता है। अरे टीचर, अरे कथी का कोई बोलता है रे। लगे तुम चोरी लुक करोगे टीचर, चोरी लुक वाला भी है बुद्धि।